कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिवांश का हाथ छूटते ही वो मुग्धा के साथ नीचे गिरने लगता है। यह देखकर सबकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पर फिर शिवांश रस्सी पर झूलता हुआ नजर आता है। शिवांश ने जानबूझकर हाथ छोड़ा था ताकि वो रस्सी को पकड़ सके। शिवांश के एक हाथ में रस्सी थी तो वहीं दूसरे हाथ में मुग्धा लटकी हुई थी। सभी ने मिलकर रस्सी को कसकर पकड़ लिया था। शिवांश ने अपने पैरों में मुग्धा को लपेटा और उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। मुग्धा अभी भी बेहोश थी। शिवांश ने एक हाथ से रस्सी तो दूसरे हाथ से मुग्धा को कमर से पकड़ा हुआ था। दोनों को सेफ देखकर सबकी जान में जान आई। शिवांश बोला, हे मुग्धा, उठो उठो, देखो मैं हूँ, प्लीज़ उठो। शिवांश मुग्धा को उठाने की कोशिश करता है पर वो होश में नहीं आती है। दक्ष और बाकी लोग मिलकर दोनों को ऊपर खींचने लगते हैं। शिवांश का सारा ध्यान मुग्धा में ही था जो अभी उसकी बाहों में बेहोश झूल रही थी। दक्ष ने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था, वो भी तैयार खड़ी थी। शिवांश और मुग्धा जैसे ही ऊपर आते हैं, ऋषि और विक्रम जी मुग्धा को देखकर बहुत रोते हैं। उनके आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। शिवांश को भी बहुत चोटें आई थी। उसके पूरे हाथ और घुटने छिल चुके थे। चेहरे पर भी कई जगह चोट लगने के निशान थे। वही हाल मुग्धा का भी था। उसका पूरे शरीर पर जगह जगह से छिल गया था, यहाँ तक कि सिर पर भी चोट लग जाती है। शिवांश मुग्धा को गोद में उठाकर एम्बुलेंस में ले जाता है। ऋषि भी अंदर जाने लगता है पर डॉक्टर उसे रोक देते हैं क्योंकि उसमें जगह नहीं थी। डॉक्टर चलती एम्बुलेंस में मुग्धा का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। नर्स शिवांश के घाव को देखने लगती है तो शिवांश उसे अपना इलाज छोड़कर मुग्धा को देखने को कहता है। दक्ष, ऋषि, विक्रम जी भी उनके पीछे अपनी गाड़ियों से निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल थोड़ी दूर था क्योंकि वो शहर से बाहर थे। शिवांश को मुग्धा की बहुत फिक्र हो रही थी। कहीं मुग्धा को कुछ हो गया तो वो मुग्धा के बिना कैसे रह पाएगा। यह डर उसे ठीक से सांस भी नहीं लेने दे रहा था। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस मुग्धा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां डॉक्टरों की फौज पहले से ही जमा थी। शिवांश के आते ही सब उसकी तरफ आते हैं तो मुग्धा की तरफ इशारा करते हुए, अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारी लाशों तक का पता नहीं चलेगा कि कहाँ गई। चाहे जो करना पड़े, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। शिवांश डॉक्टरों को धमकी देते हुए बोलता है। सभी मुग्धा को लेकर ऑपरेशन की तरफ भागते हैं। शिवांश भी उनके साथ था। डॉक्टर शिवांश को बाहर रुकने का बोलकर खुद अंदर चले जाते हैं। शिवांश बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जब तक मुग्धा ठीक नहीं हो जाती उसे चैन भी कहाँ मिलने वाला था। दक्ष शिवांश के कंधे पर हाथ रखते हुए, चिंता मत कर, भाभी को कुछ नहीं होगा। दक्ष के मुंह से भाभी सुनकर शिवांश दक्ष को देखता है। दक्ष बोला, अभी तक मुझे तुझ पर डाउट था कि एक बार तेरा मन भर गया तो तू उसे छोड़ देगा, पर आज एहसास हो गया कि यह शिवांश ओबराय अपनी सांसें छोड़ सकता है पर उसे नहीं, इसलिए वो आज से मेरी भाभी हुई। शिवांश दक्ष के गले लग जाता है। ऋषि और विक्रम जी भी यहाँ पहुँच गए थे और वो दक्ष की बात सुन लेते हैं। सभी बेचैनी से बाहर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर बाहर आते हैं। शिवांश घूर कर उन्हें देखता है तो वो थोड़े डर जाते हैं। शिवांश सख्ती से, कुछ गलत नहीं सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर डरते हुए, नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है सर, मैम बिल्कुल ठीक है। सिर पर थोड़ी चोट लगी थी गहरी, टाइम लगेगा पर जल्द ही ठीक हो जाएंगी। थोड़ी वीकनेस भी है पर टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर शिवांश के सख्त चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। इधर विक्रम जी और ऋषि भी चैन की सांस लेते हैं। शिवांश बोला, तो मैं मिल सकता हूँ? डॉक्टर बोले, जी बस 5 मिनट, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर दे, फिर आप देख सकते हो, पर अभी होश नहीं आया है तो आप। शिवांश बोला, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शिवांश बहुत खुश था। उसकी नज़र विक्रम जी और ऋषि पर पड़ती है तो उसका चेहरा एक बार फिर सख्त पड़ जाता है और वो गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है। दक्ष उसे कॉम डाउन करने की कोशिश करता है पर वो दक्ष को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है और झटके से ऋषि का गला पकड़ लेता है। ऋषि गुस्से से, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से यह हादसा हुआ है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुझे जान से मार देता। विक्रम जी और दक्ष दोनों छुड़ाने की कोशिश करते हैं पर छुड़ा नहीं पाते हैं। फिर शिवांश खुद ऋषि को झटके से छोड़ देता है जिससे वो संभल नहीं पाता और गिर जाता है। शिवांश गुस्से से, इस बार फिर उसी के लिए छोड़ रहा हूँ। फिर विक्रम जी को देखते हुए, संभाल लो वरना वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तुम तो इसकी चिता को आग लगा दोगे पर तुम्हारी चिता को आग कौन देगा। विक्रम जी शिवांश को घूरते हैं तो शिवांश, ऐसे घूरने की ज़रूरत नहीं है। जिस बेटी को कलंक मानकर घर से बाहर निकाला था आज उसी की बदौलत यह जिंदा है। ऋषि बोला, वो मेरी बहन है।
शिवांश बोला, तेरी बहन थी, अब वो मेरी पत्नी है। मेरी इजाज़त के बिना किसी से मिलना तो दूर, सोचना भी अलाउड नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ उसमें गलती उसकी नहीं है, वरना सज़ा उसे भी मिलती। तुझे भी आखिरी बार बोल रहा हूँ, उससे दूर रह, वरना बार बार उसकी तरफ देखकर छोड़ूंगा नहीं। अब दोनों बाप बेटे यहाँ से दफ़ा हो जाओ। विक्रम जी बोले, ऋषि चल यहाँ से। तुझे कितनी बार समझाता हूँ, अब वो नहीं है जो थी। हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। ऋषि गुस्से से, आपने भले ही उससे रिश्ता तोड़ लिया होगा, पर मेरे लिए तो वो आज भी मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। और मैं किसी अरे गहरे की वजह से उससे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। किसी के कहने से रिश्ते नहीं बनते हैं। रिश्ते खून से बनते हैं और हमारा खून का रिश्ता है, ज़बरदस्ती का नहीं। ऋषि शिवांश को घूरते हुए बोलता है। विक्रम जी गुस्से से, तुझे साक्षी की कसम, अगर तू नहीं चला तो। साक्षी का नाम सुनकर ऋषि आग बबूला हो जाता है। विक्रम जी चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब चाहे कुछ भी हो जाए ऋषि आएगा ही। ऋषि शिवांश को घूरते हुए, जा रहा हूँ पर वापस भी जरूर आऊँगा, और फिर तब जवाब तुम नहीं मेरी बहन देगी। उसे हमारे साथ रहना है या तुम्हारे साथ, और इस बार चोरी छुपे नहीं तुम्हारे सामने आऊँगा। शिवांश आगे बढ़ता है तो दक्ष उसे पकड़ लेता है। ऋषि गुस्से से वहाँ से चला जाता है। विक्रम जी भी एक नज़र बंद दरवाजे पर डालते हैं जिसके पीछे उनकी बेटी थी, और वो भी चले जाते हैं। शिवांश दक्ष को झटकते हुए, क्यों रोका मुझे? उसकी औकात है कि वह मुझे उससे दूर करेगा? समझता क्या है अपने आप को? एक तो उसकी वजह से उसकी यह हालत हुई है और ऊपर से रौब दिखा रहा है। दक्ष बोला, अच्छा सिर्फ इसी की वजह से हुई है या तुम दोनों की वजह से हुई है? शिवांश बोला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई मेरी बीबी को किडनैप करेगा और मैं कुछ बोलूँ भी ना? दक्ष बोला, वो बस मुग्धा से अकेले में बात करना चाहता था। शिवांश बोला, ऐसे? दक्ष बोला, तो और क्या करता वो? तूने उसके ऊपर यहाँ इतना कड़ा पहरा लगा रखा है तो वो कैसे अपनी बहन से बात करता? और जब एक बार पता चल गया कि मुग्धा ऋषि के साथ है तो इतना हाइपर होने की ज़रूरत है क्या? वो अपने भाई के साथ सेफ नहीं होती? नहीं होती, शिवांश गुस्से से बोलता है। वो बस मेरे साथ सेफ है और कहीं नहीं, और किसी का हक भी नहीं बनता कि वो उसका ध्यान रखे। यह हक सिर्फ मेरा है और मैं यह हक किसी को छीनने भी नहीं दूंगा। दक्ष और शिवांश बहस कर रहे थे, तब तक नर्स आकर बोलती है कि मुग्धा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। शिवांश दक्ष को छोड़कर मुग्धा की तरफ बढ़ जाता है। रूम में किसी की आहट पाकर मुग्धा अपनी आंखें खोलती है तो देखती है सामने शिवांश खड़ा था। मुग्धा एक नज़र शिवांश को देखती है और फिर मुंह फेर लेती है। मुग्धा के यूं मुंह मोड़ने से शिवांश के दिल में टीस सी उठती है। शिवांश मुग्धा के पास आकर बैठ जाता है। मुग्धा अभी भी मुंह फेरे हुए थी। शिवांश बोला, नाराज़ हो? इतना भी की बात भी नहीं करोगी? मेरी तरफ देखो भी नहीं कि मुझे कितनी चोट लगी है, दर्द हो रहा है? शिवांश की बात सुनकर मुग्धा झट से शिवांश को देखती है। सचमुच उसे काफ़ी लगी थी, जिस पर अभी तक शिवांश ने दवा तक नहीं लगवाई थी, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले मुग्धा का ट्रीटमेंट ज़रूरी था। उसे खुद की फिक्र ही कहाँ थी। मुग्धा उठने की कोशिश करती है तो उससे उठा नहीं जाता है। उसके हाथ में दर्द उठता है। शिवांश थोड़ा गुस्से से, ये क्या कर रही हो? अभी बहुत कमज़ोरी है, लेटी रहो। मुग्धा बोली, तो आप पहले जाकर अपने चोट पर दवाई लगवाइए। शिवांश बोला, मेरे घाव तो तुम्हारे मुस्कान से भर जाएंगे, एक बार प्लीज़ मुझे देखकर मुस्कुरा दो। मुग्धा बोली, यह फिल्मी डायलॉग कहीं और जाकर मारना, मुझ पर काम नहीं आएंगे। शिवांश मुग्धा के ऊपर झुकते हुए, तो फिर तुम पर क्या काम आएगा? मुग्धा थोड़े गुस्से से, यह भी काम नहीं आएगा। मुग्धा शिवांश के इरादों को समझते हुए बोली। शिवांश बोला, नाराज़ हो? मुग्धा बोली, हाँ। शिवांश बोला, आई एम सॉरी। किस लिए? तुम नाराज़ हो इसलिए। मुग्धा बोली, और क्यों नाराज़ हूँ? शिवांश चुप हो जाता है। मुग्धा बोली, जब आप जानते ही नहीं कि मैं क्यों नाराज़ हूँ तो फिर आप माफ़ी किस बात की मांग रहे हो? शिवांश बोला, तुम जानती हो मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता, फिर भी तुम। मुग्धा बोली, मैं जानबूझकर उनके साथ नहीं गई थी। शिवांश बोला, मैं जानता हूँ, पर यह कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मुग्धा थोड़ी उदासी से बोली। शिवांश बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मुग्धा बोली, ऐसा ही है। आपको अभी भी यही लगता है कि मैं आपको बर्बाद करने आई हूँ, आपसे प्यार या शादी या नाटक है, पर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ऐसा कुछ नहीं है? शिवांश बोला, नहीं मुझे पूरा यकीन है। मुग्धा बोली, नहीं आपको नहीं है, वरना आप इस तरह रिएक्ट नहीं करते। आपने अपनी साइड की बात बता दी, अब मुझे अपनी साइड का भी पता करना है कि आखिर हुआ क्या था, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। शिवांश बोला, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुग्धा बोली, नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप पर भरोसा नहीं होता तो आपके साथ नहीं होती, पर आपको मुझ पर नहीं है। शिवांश बोला, ऐसा नहीं है, पर तुम समझती नहीं हो, मैंने जिससे बहुत प्यार किया हमेशा उसे खो दिया।
पहले डैड, फिर मॉम, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बोलते बोलते शिवांश का गला रुक जाता है। मुग्धा बोली, मुझे आपसे कोई दूर नहीं करेगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। शिवांश बोला, तुम पर है, पर इस दुनिया और अपनी किस्मत पर नहीं है। यह तुम्हें मुझसे छीन लेगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुग्धा बोली, क्या इतना आसान है किसी को मुझसे आपसे छीन लेना? शिवांश सख्ती से, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे छीन सके। तो फिर यह डर क्यों? मुग्धा शिवांश को देखते हुए बोलती है। शिवांश कोई जवाब नहीं देता है। मुग्धा बोली, आपका पता नहीं, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप पर बहुत भरोसा भी करती हूँ। मैं जानती हूँ जब तक आप हैं ना मुझे कुछ होगा और ना ही हम कभी अलग हो पाएंगे। मुग्धा की बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। कितना विश्वास था उसे शिवांश पर। शिवांश प्यार से मुग्धा के सिर को चूम लेता है तो मुग्धा की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। शिवांश बोला, आई एम सॉरी, गुस्से में मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। मुग्धा बोली, अब प्लीज़ आप भी अपनी पट्टी करवा लीजिए। शिवांश बोला, वो एक बटन प्रेस करता है तो एक नर्स आती है। शिवांश बोला, आप मुझे बैंडेड कर देंगी? शिवांश की बात सुनकर वो नर्स मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वो धीरे धीरे बड़े प्यार से शिवांश को पट्टी कर रही थी। इस बीच वो बार बार शिवांश को देख रही थी। शिवांश का तो सारा ध्यान मुग्धा की तरफ था। उसने उस नर्स पर ध्यान ही नहीं दिया, पर मुग्धा उसकी नज़रें तो नर्स पर ही टिकी हुई थी। उसे नर्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अंदर ही अंदर जल रही थी। शिवांश ने जब मुग्धा की नज़रों का पीछा किया तो वो भी सब कुछ समझ गया। शिवांश नर्स के थोड़ा और करीब आ गया। यह देखकर मुग्धा का चेहरा गुस्से से भर गया। नर्स बोली, आप यह शर्ट उतार दीजिए। नर्स की बात सुनकर शिवांश जैसे ही शर्ट को छूता है कि मुग्धा जोर से चीखती है। नहीं! नर्स और शिवांश दोनों मुग्धा को देखते हैं। मुग्धा गुस्से से, कोई ज़रूरत नहीं है शर्ट उतारने की। और तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे ही सामने मेरे पति से फ्लर्ट कर रही हो। मैं बेड पर हूँ, मरी नहीं हूँ जो तुम मेरे पति पर चांस मार रही हो। और आप दूर हटो उससे, दूर, एकदम दूर। कोई लड़की दिखी नहीं कि चिपक गए उससे। और तुम जाओ तो यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखना मत। और किसी वार्ड बॉय को बोल दो, वो शिवांश की पट्टी कर देंगे। नर्स बोली, पर मैम। मुग्धा उसे घूर कर देखती है तो वो चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मुग्धा गुस्से में बड़बड़ाते हुए, छिपकली कहीं कि मेरे पति पर डोले डाल रही थी, वो भी मेरे सामने। और आप इधर आइए तो। शिवांश मुग्धा से डरते हुए, नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मुग्धा बोली, अच्छा, आपको उससे चिपकना है ना, इसलिए मेरे करीब नहीं आ रहे हो। ध्यान रखना शिवांश ओबरा, किसी के इतने से भी करीब गए तो जान से मार दूंगी। शिवांश हैरानी से मुग्धा को देख रहा था। आज से पहले मुग्धा ने कभी इतने हक से शिवांश से बात नहीं की थी। हमेशा शिवांश ही अपना हक जताता था। आज पहली बार मुग्धा का इस तरह से हक जताना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शिवांश मुग्धा के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। लो, दे दो जो सजा देनी हो। यह शिवांश ओबराय उफ तक नहीं करेगा। मुग्धा शिवांश का हाथ पकड़ लेती है। शिवांश सोचता है न जाने मेरे साथ क्या करेगी, पर मुग्धा उसका हाथ पकड़कर उसे चूम लेती है और शिवांश को अपने पास आने का इशारा करती है। शिवांश मुग्धा के करीब जाता है तो मुग्धा उसे अपने गले से लगा लेती है। घर में आरुष ने रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसकी मम्मा के साथ क्या हुआ है, पर फिर भी दोनों के बीच में रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि एक को कुछ हो तो दूसरे को एहसास हो जाए। नलिनी दक्ष को इस बारे में बताती है तो वो शिवांश को कॉल करता है। दक्ष की बात सुनकर शिवांश बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मुग्धा बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है? शिवांश बोला, आरुष। वो इतना ही बोलता है कि मुग्धा घबराते हुए, आरुष, क्या हुआ आरुष को? वो ठीक तो है ना? मुझे उसके पास ले चलिए। मुग्धा हड़बड़ी में उठने की कोशिश करती है तो उसके हाथ में दर्द होता है और एक दर्द भरी आह निकलती है। शिवांश थोड़ा गुस्से से, क्या कर रही हो, चोट लगी है ना, ध्यान से। और आरुष को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। मुग्धा बोली, तो फिर आपने आरुष का नाम? शिवांश बोला, वो तुम मुझसे बिना मिले सुबह से गायब हो तो वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा है, पर अगर उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो और ज़्यादा परेशान होगा और यहाँ आने की जिद करेगा। उसका यहाँ आना ठीक नहीं है, अभी अभी वो इतनी बड़ी बीमारी से उभरा है। मुग्धा बोली, नहीं नहीं, उसे यहाँ मत लाइए, मुझे आरुष से फ़ोन पर बात करवा दीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। शिवांश बोला, ठीक है, यही सही रहेगा। शिवांश घर पर कॉल करता है। आरुष फ़ोन के पास ही बैठा था। वो झट से फ़ोन उठा लेता है। मुग्धा बोली, हेलो आरू। मुग्धा की आवाज़ सुनकर आरुष रोते हुए, मम्मा मम्मा आप कहाँ हो? थोड़ी देर का बोल कर गई थी, अभी तक नहीं आई हो। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मेरे पास जल्दी आ जाओ। आप ठीक तो हो ना? मुग्धा अपने मासूम से बच्चे की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
मुग्धा बोली, मैं ठीक हूँ बच्चा, तुम्हारे बड्डी के ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मैं उनकी हेल्प के लिए रुक गई थी। आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक। आरुष सुबकते हुए, आप कब आओगी? मुग्धा बोली, सॉरी बेटू, आज रात नहीं आ पाऊंगी, हम काम के सिलसिले में शहर से बाहर आए हैं और लेट हो जाएंगे, इसलिए रात में नहीं आ पाएंगे। मुग्धा की बात सुनकर आरुष एक बार फिर से रोने लगता है। मुग्धा से अपने बेटे की तड़प बर्दाश्त नहीं होती, पर वो भी मजबूर थी। ना वो उसे यहाँ ला सकती थी और ना ही खुद अभी उसके पास जा सकती थी। मुग्धा आरुष को शांत करवाते हुए, ऐसे रोते नहीं है बेटू, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी, आप तो मेरे प्यारे बच्चे हो ना, ऐसे रो मत, कल मैं आपके साथ होऊंगी, प्लीज़ अब चुप हो जाओ। मुग्धा की बात सुनकर आरुष अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू पोंछता है। मुग्धा बोली, अब अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लेना और नलिनी मौसी को परेशान मत करना, सुबह आपकी मम्मा आपके पास होंगी। आरुष बोला, प्रॉमिस? मुग्धा बोली, पक्का प्रॉमिस। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटू। फ़ोन कट हो जाता है। शिवांश बोला, कल सुबह तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। मुग्धा बोली, आरुष मेरे बिना नहीं रह सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कल डिस्चार्ज ले लीजिएगा। शिवांश बोला, पर? मुग्धा बोली, प्लीज़। शिवांश बोला, ठीक है, अभी रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। अगले दिन सारी फॉर्मेलिटी हो जाती है। मुग्धा शिवांश के साथ घर आती है। आरुष मुग्धा को देखकर दौड़कर उसके पास आता है, पर उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मुग्धा से दूर ही खड़ा रह जाता है। मुग्धा उसके मन की स्थिति अच्छे से समझ सकती थी। वो अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास बुलाती है, पर आरुष चुपचाप खड़ा था। कम बेबी, मुग्धा आरुष को बड़े प्यार से बुलाती है। आरुष मुग्धा के सीने से लग जाता है। आरुष सुबकते हुए, मम्मा आप कहाँ चली गई थी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? मुग्धा बोली, आई एम सॉरी बेटू, मैंने कल आपसे झूठ बोला, कल मेरी और बड्डी का एक्सीडेंट हो गया था। अगर आपको सच पता चलता तो आप बहुत परेशान हो जाते, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। आरुष बोला, अब आपको कैसा फील हो रहा है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? मुग्धा बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख लिया तो सारा दर्द भी खत्म हो गया। शिवांश बोला, तुम्हें इतनी देर खड़े नहीं रहना चाहिए, अभी बहुत कमजोरी है। शिवांश मुग्धा को गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर जाने लगता है तो आरुष उदास हो जाता है, क्योंकि उसे मुग्धा के साथ रहना था। मुग्धा आरुष के चेहरे की उदासी देख लेती है। क्या आप मुझे आरुष के रूम में छोड़ देंगे, उसे मेरे साथ रहना है, उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया है। शिवांश मुड़कर आरुष को देखता है और उसे अपने रूम में आने के लिए बोलता है और सीढ़ियों से अपने रूम में चला जाता है। आरुष भी धीरे धीरे ऊपर आता है। शिवांश आहिस्ता से मुग्धा को बेड पर लेटा देता है। आरुष चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था। शिवांश उसे अंदर आने का इशारा करता है। आरुष चुपचाप शिवांश के पास आकर खड़ा हो जाता है। शिवांश आरुष का हाथ पकड़कर मुग्धा की ओर इशारा करते हुए, यह मेरी वाइफ है, पर उससे पहले तुम्हारी मम्मा है, मुझसे ज़्यादा हक तुम्हारा है, तुम अगर चाहो तो यहीं हमारे रूम में रह सकते हो, पर बस शर्त यह है कि मैं भी यहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी मम्मा के बिना अच्छा नहीं लगता है। शिवांश मुग्धा को देखते हुए बोलता है तो वो मुस्कुरा उठती है। आरुष मासूम सी शक्ल बनाकर, नहीं, मुझे बस आज का दिन ही यहीं रुकना है, फिर मैं अपने रूम में ही रहूँगा। नलिनी मौसी ने कहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे अपने रूम में रहना चाहिए। कल जब मेरी शादी होगी और मेरी वाइफ आएगी तो वो देखेगी कि मैं अभी तक अपनी मम्मा के पास सोता हूँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? शिवांश और मुग्धा आरुष की बात सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, फिर दोनों ही उसकी मासूमियत पर हंस पड़ते हैं। शिवांश बोला, हाँ हाँ, ये तो सही बात है, कल ही तो आपकी शादी है। आरुष घबराते हुए, क्या कल ही? अरे मुझे तो इतनी सारी चीज़ें करनी है, प्लीज़ कल मत करो, थोड़े दिन बात करेंगे। मुग्धा को अपने बच्चे की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। वो प्यार से उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाती है। आरुष भी बिस्तर पर चढ़कर मुग्धा से चिपक जाता है। मुग्धा उसके बाल ठीक करते हुए, अभी आपकी शादी नहीं हो रही है, आप आपके बड्डी जितने बड़े हो जाओगे उसके बाद शादी होगी। तीनों के बीच बहुत ही प्यारा फैमिली टॉक चल रहा था, जिसमें तीनों ही बहुत खुश थे। इधर विक्रम जी गुमसुम बैठे अपने रूम में चाय पी रहे थे। तभी रूम में उषा जी उनके पास आती हैं। क्या हुआ जी, कल से देख रही हूँ आप कुछ परेशान से थे। ऋषि भी कल से घर नहीं आया, कल वो लड़का आया था, उसके बाद क्या हुआ, आपने कुछ बताया भी नहीं। उसने हमारे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी, मैं कितना डर गई थी। वो तो अच्छा है कि आपने ऋषि से फ़ोन पर बात करवा दी तो थोड़ा चैन मिला, पर उसे वापस बुला लीजिए, उसके बिना तारा का चेहरा बिल्कुल उतर गया है। मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं? उषा जी विक्रम जी को हिलाते हुए बोल रही थी। विक्रम जी उषा जी की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में नमी थी। उषा जी बोली, क्या बात है जी, आपकी आंखों में नमी?
मेरा ऋषि ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? बताइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। विक्रम जी ने एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था, वो सामने करते हैं। उन्होंने उस हाथ में एक छोटी सी गुड़िया छुपाई हुई थी। उषा जी हैरानी से उस गुड़िया को देखती हैं। यह तो, विक्रम जी बोले, हमारी बेटी की है। आपको याद है उसे यह कितनी पसंद थी, वो इसका कितना ध्यान रखती थी। अगर ऋषि इसे हाथ भी लगा दे तो उसकी जान निकल जाती थी। रात को अपने पास लेकर सोती थी, हमसे कहती थी, पापा ये गुड़िया नहीं, ये मेरी बहन है। आप जो भी मेरे लिए लाओगे इसके लिए भी वैसा ही दूसरा लाओगे। आपको याद है उसने जिद करके दोनों के लिए एक जैसी ड्रेस बनवाई थी और वो हेयर बेल्ट एक जैसे नहीं मिल रहे थे तो पूरा मार्केट छान मारा था। उषा जी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पुरानी यादों में खोते हुए। हाँ, उसके चक्कर में आप अपनी मीटिंग में टाइम से नहीं आ पाए थे तो पापा जी ने आप पर बहुत गुस्सा किया था। अभी इतने नखरे हैं इस लड़की के, तो जब इसकी शादी करेंगे तब क्या करेगी? आपको याद है हमने उसकी शादी के लिए जोड़ा पसंद किया था तो आपने कहा था कि उसे पहले अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। हमारा कितना अरमान था धूमधाम से उसकी शादी करने का। सब अरमान धरे के धरे रह गए। उसने हमारे ही दुश्मन से शादी कर ली और उससे भी पहले 17 साल की उम्र में गोद में बच्चा लेकर आई थी चौखट पर। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा उषा। जिस पर हमें इतना नाज था वो हमारा घमंड थी। उसी ने हमें कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लोगों को दिखाने के लिए हमें उसे मरा हुआ घोषित करना पड़ा। उसने जो दुख दिए हैं वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उषा जी बोली, क्या पुराना सब कुछ भुलाकर हम अपनी बेटी को माफ़ नहीं कर सकते हैं? औलाद गलती करती है तो माँ बाप उसे सज़ा देते हैं, फिर माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्या हम भी अपनी बेटी को माफ़ कर उसे अपना नहीं सकते? विक्रम जी बोले, अब बहुत देर हो गई है। वो जहाँ है वहाँ से कभी हमारे पास लौट नहीं सकती। अब उसे वहीं रहना होगा। मुझे लगा था उस लड़के ने हमें नीचा दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी की थी, पर कल जो कुछ भी हुआ उसे देखकर लगता है कि भले ही वो हमसे दूर है पर सही हाथों में है। उषा जी बोली, क्या हुआ था कल? विक्रम जी सब कुछ बताते हैं। उषा जी रोने लगती हैं। उषा जी बोली, हमें अपनी बेटी से मिलना है, एक बार अपनी बेटी से मिला दीजिए। विक्रम जी बोले, भावनाओं में मत बहिए, यह नहीं हो सकता है। वो ठीक है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। उषा जी थोड़ा गुस्सा होते हुए, आपके लिए होगा पर हमारे लिए नहीं। हमारी बच्ची मौत के मुंह से बाहर आई है, हम उसे एक नज़र देखना चाहते हैं। क्या इतना भी अधिकार नहीं है हमारा? हमने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, बड़ा किया। आप लोगों के कहने पर दिल पर पत्थर रख कर उसे हॉस्टल भेजा, जहाँ वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। अब हम उससे एक बार मिल भी नहीं सकते हैं। विक्रम जी को कुछ समझ नहीं आता है तो वो उषा जी को शांत करवाते हुए उन्हें जल्द ही मुग्धा से मिलाने का वादा करते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। मुग्धा अब पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। सिर की पट्टी भी हट चुकी थी, उसके जगह छोटी सी बैंडेड लगी थी। मुग्धा अपनी पैकिंग करके आरुष के रूम में उसका सामान पैक कर रही थी। आरुष बोला, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? मुग्धा को ध्यान आता है कि उसने आरुष से इस बारे में बात ही नहीं की। मुग्धा आरुष को हाथ पकड़कर अपने पास बैठाती है। आरुष बोला, क्या हुआ मम्मा? मुग्धा बोली, बेटू मुझे आपको कुछ बताना है। हम आज आपके बड्डी के घर जा रहे हैं। आरुष बोला, तो हम अभी उन्हीं के घर पर तो रहते हैं। मुग्धा बोली, ये उनका फार्म हाउस है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनके दादा दादी रहते हैं। आरुष डरते हुए, उस दिन वो गंदी सी जो आंटी आई थी उनके घर? नहीं नहीं मम्मा, हम उनके घर नहीं जाएंगे, वो अच्छी नहीं है, उन्होंने आप पर कितना गुस्सा किया था। मुग्धा आरुष को समझाते हुए, ऐसा नहीं बोलते हैं बेटू, वो आपसे कितनी बड़ी है ना। जब आप कोई गलती करते हो तो मैं भी तो आपसे नाराज़ होती हूँ ना, वैसे ही वो भी नाराज़ थी। मम्मा ने कुछ गलती की थी, नाराज़ वो अब भी हैं, पर वो हमारी अपनी है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी गलती सुधारें और उन्हें मनाएं। आरुष बोला, वो कैसे? मुग्धा बोली, जब हम उनके साथ रहेंगे और वो देखेंगी कि आप कितने प्यारे हो, सबका कितना ध्यान रखते हो और मैं इतने प्यारे बच्चे की मम्मा हूँ, तो उनका गुस्सा जल्दी से उतर जाएगा। आपके बड्डी और मेरी शादी हुई है, इसके बाद जैसे उन्होंने हमें अपनाया है तो हमें भी उनके परिवार वालों को अपनाना होगा, है ना? आरुष मासूमियत से, मैं उन्हें क्या बोलूँ? मुग्धा सोचते हुए, आप उन्हें दादी जी कहोगे। आरुष, वाह मेरी दादी? मुग्धा बोली, हाँ। आरुष, फिर तो ठीक है, मेरे पास दादी हो जाएंगी और दादाजी भी। मुग्धा मुस्कुराते हुए, हाँ पर वहाँ कोई शैतानी नहीं, सबसे अच्छे से रहना। आरुष बोला, हाँ हाँ मम्मा, मैं बहुत अच्छा बच्चा बनकर रहूँगा। शिवांश दरवाजे पर खड़े रहकर दोनों की बात सुन रहा था। उसकी दादी ने मुग्धा के साथ जो कुछ भी किया हो, उसके बाद भी मुग्धा उनकी कितनी इज्जत करती है, अब वो मुग्धा की तरफ से बेफिक्र था।
उसकी अच्छाई उसकी दादी का दिल जरूर जीत लेगी। ओबराय मेंशन पूरा मेंशन फूलों से सजाया हुआ था। सभी नौकर चाकर और गार्ड दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे। शिवांश के दादाजी सब कुछ अपनी निगरानी में करवा रहे थे। उनका पोता उनकी बहू को लेकर वापस घर आ रहा था। इससे बड़ी खुशी की बात उनके लिए और कुछ नहीं थी। शारदा जी अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए उन्होंने आलोक जी से बहुत झगड़ा भी किया, पर आलोक जी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें सख्त हिदायत दे दी। जब मुग्धा और आरुष घर आए तो अगर वह उनके साथ में अच्छे से नहीं रहना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें एक शब्द भी गलत नहीं बोलेंगी और हो सके तो वह कमरे में ही रहे, बाहर न आए। इस बात से गुस्सा होकर शारदा जी भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। फिर शारदा जी अपना फ़ोन उठाती हैं और किसी को कॉल करती हैं। हेलो रिया बेटा। रिया का शारदा जी से बात करने का मन नहीं था, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वह शिवान से उसकी शादी करवाएंगी, पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। रिया बोलिए आंटी। शारदा जी रिया के रूखे स्वर सुनकर बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम भी मुझसे नाराज़ हो क्या? मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं शिवांश और तुम्हारी शादी करवाऊंगी, पर मैं नहीं करवा पाई। और आज शिवांश उस लड़की को लेकर मेरे घर आ रहा है, पर मैं किसी भी कीमत पर उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। रिया बोली, आपके न मानने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? शिवांश तो उसे अपनी पत्नी मानता ही है और अब तो वह उसे आपके घर भी ला रहा है। उसे उसके पूरे अधिकार मिल जाएंगे। शारदा जी बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं उसे एक बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगी और न ही चैन से इस घर में उसे जीने दूँगी। मैं उसे इतना परेशान करूँगी कि वह खुद ही यह घर छोड़कर चली जाए। रिया बोली, पर उससे क्या होगा? अगर वो जाएगी तो उसके पीछे पीछे आपका पोता भी चला जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वह खुद यह घर छोड़कर चली जाए। शारदा जी की बात सुनकर रिया के खुरापाती दिमाग में आइडिया आता है। शारदा जी बोली, पर ऐसा क्या करेंगे? रिया उन्हें अपने प्लान के बारे में बताती है, जिसे सुनकर शारदा जी के चेहरे पर भी कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। शारदा जी बोली, ये तो बहुत अच्छा होगा, पर अगर शिवांश को इस बारे में पता चला तो? रिया बोली, वही तो हमें ध्यान रखना होगा। हमें यह सब तभी करना होगा जब शिवांश उस चुड़ैल के आसपास भी ना हो। शारदा जी बोली, पर वह तो उसे एक पल भी नहीं छोड़ेगा। रिया बोली, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। रिया उन्हें बताती है। शारदा जी बोली, नहीं नहीं, मुझसे यह सब नाटक नहीं होगा। रिया बोली, अगर उस लड़की को आपके पोते से अलग करना है तो आपको यह नाटक तो करना ही होगा। शारदा जी कुछ सोचते हुए, ठीक है, मैं तैयार हूँ। रिया बोली, तो चलिए फिर फटाफट तैयार हो जाइए और नीचे जाइए और जो कुछ भी वहाँ हो उसकी खबर मुझे देते रहिएगा। शारदा जी बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा यह प्लान कामयाब हुआ तो तुम्हें हमारे घर की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। शारदा जी की बात सुनकर रिया एक बार फिर मुस्कुराने लगती है। इधर मुग्धा सारी पैकिंग करके बाहर आती है। आज मुग्धा ने लाल कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। हाथ पूरे चूड़ियों से भरे हुए थे, माथे पर सिंदूर, चेहरे पर लाइट मेकअप, माथे पर वो लाल बिंदी कयामत ढा रही थी। मुग्धा एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी। शिवांश तो उसे ऐसे देखकर घायल ही हो गया। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। नलिनी और दक्ष भी मुग्धा को देखकर मुस्कुराते हैं। नलिनी भी अपना सामान पैक करके बाहर खड़ी हुई थी। मुग्धा बोली, तू भी तैयार है? अच्छा है, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू भी हमारे साथ चल, यहाँ पर अकेले बोर हो जाएगी। नलिनी बोली, तू गलत समझ रही है, वो तेरा ससुराल है, तुझे वहाँ पर जाना है और मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। मुग्धा हैरानी से, क्यों? नलिनी दक्ष को देखते हुए, बहुत दिन ऐसे रह लिया है, अब अपने मम्मी पापा से और कुछ नहीं छुपाना चाहती हूँ, इसलिए वहाँ जाकर अपने और दक्ष के बारे में उन्हें सब कुछ बता दूँगी। मुग्धा बोली, पर तू अकेले? नलिनी बोली, अकेले कहाँ, तुम सब हो ना मेरे साथ, कुछ ज़रूरत पड़ी तो तुझे फ़ोन लगा लूँगी। फिर वो मुग्धा और आरुष से गले मिलती है। दक्ष नलिनी को लेकर स्टेशन छोड़ने के लिए निकल जाता है। शिवांश बोला, हम भी चलें अपने घर? मुग्धा मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। मुग्धा, शिवांश और आरुष तीनों ही निकल जाते हैं। मुग्धा के दिमाग में शारदा जी की बातें चल रही थी। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि शारदा जी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। शिवांश मुग्धा को ऐसे बेचैन देखा तो उसके हाथ पर हाथ रखता है और उसका हाथ उठाकर चूम लेता है। शिवांश बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, और कोई भी तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बता देना, मैं बात कर लूँगा। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसे बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर होना ही है तो रात के बारे में सोच कर होना, बहुत दिन से मुझसे दूर हो। शिवांश शरारत से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। शिवांश की बात सुनकर और उसका इरादा समझकर मुग्धा शर्मा जाती है और नजरें फेर लेती है। मुग्धा को ऐसे शर्माते देख शिवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
गाड़ी ओबराय मेंशन में इंटर करती है। मुग्धा हैरानी से बाहर का नज़ारा देखती है। ओबराय मेंशन काफ़ी बड़ा था और कितना सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। गार्ड आकर शिवांश की साइड का गेट खोलते हैं। शिवांश उतरकर मुग्धा की साइड का गेट खोलता है और मुग्धा को धीरे से बाहर निकालता है। आरुष आगे बैठा था, उसका गेट खोलने से पहले वो खुद ही गेट खोल लेता है। मुग्धा सामने देखती है, कितने सारे नौकर चाकर उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। आरुष खुश होते हुए, वाह बड़ी, आपका घर कितना बड़ा है और कितना ब्यूटीफुल भी। शिवांश मुस्कुराते हुए, आपसे यह आपका भी घर है। आरुष खुश होते हुए, सच में? शिवांश हाँ में सिर हिला देता है। आरुष आगे आगे जाता है। मुग्धा और शिवांश उसके पीछे पीछे चलते हैं। सभी उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। आलोक जी गेट पर आरती की थाल लिए खड़े थे। तीनों ही गेट पर आकर रुक जाते हैं। शिवांश की नज़र दादी को ढूंढ रही थी, पर वह उसे कहीं दिखाई नहीं देती। दिखाई भी कैसे देती, अगर वह यहाँ होती तब ना, पर वह तो अपने कमरे में थी। आलोक जी ने शिवांश को देखते हुए बोला, जिसे तू ढूंढ रहा है वो यहाँ नहीं है और वह आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू के स्वागत के लिए ऐसे लोग रहें जो उसे आशीर्वाद देने की जगह ताने मारे। शिवांश और मुग्धा दोनों के ही चेहरे उतर जाते हैं। दादाजी मुस्कुराते हुए, अरे तू उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा, चलो जल्दी से मुस्कुराओ, ऐसे मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। दादाजी की बात सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। आलोक जी जैसे ही शिवांश का तिलक करने जाते हैं, शारदा जी की जोरदार आवाज़ गूंजती है, रुक जाओ। सभी हैरानी से देखते हैं तो शारदा जी आलोक जी के पीछे खड़ी थी। शारदा जी आगे आती हैं और आलोक जी के हाथ से आरती की थाल लेकर खुद मुस्कुराते हुए दोनों का तिलक करती हैं। फिर आरुष को भी टीका लगाती हैं। शारदा जी का बदला रवैया देख सब हैरान थे। शारदा जी, मुग्धा बेटा, या चावल के कलश को पैर से घर में गिराकर हमारे घर को धन धान्य से भर दो। शारदा जी की इतनी मीठी वाणी सुनकर आलोक जी तो सदमे में जाए जा रहे थे। मुग्धा को खुद भी समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस उन्हें देखे जा रही थी। शारदा जी मुस्कुराते हुए, मुझे बाद में देख लेना, पहले रस्म पूरी कर लो। मुग्धा चावल का कलश गिराती है और सामने रखी कुमकुम की थाली में पैर रखकर आगे बढ़ती है। शिवांश हर कदम पर मुग्धा के साथ था। आरुष भी बहुत खुश था, क्योंकि सभी उसकी मम्मा का इतना अच्छा वेलकम कर रहे थे। शिवांश खुश था कि उसकी दादी ने मुग्धा को अपना लिया, पर आलोक जी को दाल में कुछ काला लग रहा था। फिर भी वो इन सब बातों को इग्नोर कर अपने पोते और बहू के घर आने से बहुत खुश थे। सभी अंदर आ जाते हैं। शारदा जी ने मंदिर में जाकर पहले भगवान का आशीर्वाद लेने को कहा। फिर मुग्धा और शिवांश ने आलोक जी और शारदा जी का भी आशीर्वाद लिया। मुग्धा ने आलोक जी और शारदा जी का भी आशीर्वाद लिया। मुग्धा ने आरुष को इशारा किया तो आरुष ने भी बहुत सलीके से आलोक जी के पैर छुए, पर शारदा जी के पास जाने से वो डर रहा था। उसके मासूम मन में वही पल गुजर गए जब शारदा जी ने मुग्धा पर इतना गुस्सा किया था। शारदा जी एक नज़र सबको देखती हैं, फिर खुद आरुष के पास जाती हैं। वो आरुष का हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए, क्या आप अब भी मुझसे नाराज़ हो? आरुष कुछ नहीं बोलता है। शारदा जी मन में, हे भगवान, अपने पोते को वापस पाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। शारदा जी अपने कान पकड़ते हुए, अच्छा चलो, अब तो मैं अपने कान भी पकड़ लिए, अब तो अपनी बड़ी दादी को माफ़ कर दो। मुग्धा आरुष के पास आकर, आरू ऐसा नहीं करते, दादी आपसे बात कर रही हैं ना, आप भी बात करो, बड़े ऐसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे लगते हैं क्या? आरुष अपनी मम्मा को देखता है, फिर शारदा जी के पास आकर उनके हाथ कानों से हटाते हुए, दादी आप बड़ी हो, आप माफ़ी मत मांगो। मम्मा कहती हैं कि बड़े हमारे अच्छे के लिए हमें डांटते हैं, आप माफ़ी मत मांगो। शायद मम्मा ने कुछ गलती की होगी, इसलिए आपने उन्हें डांटा होगा। फिर वो उनके पैर छूता है। शारदा जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं और मुग्धा को देखते हुए, अकेले रहते हुए भी तुमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। फिर आलोक जी की तरफ देखते हुए, अपने पोते और बहू के वापस घर लौटने की खुशी में मैं बहुत शानदार पार्टी रखना चाहती हूँ। शिवांश बोला, पर दादी इसकी क्या ज़रूरत है? शारदा जी शिवांश के कान को खींचते हुए, तेरी शादी के बहुत अरमान थे, पर तूने खुद से शादी कर ली है, अब कम से कम एक पार्टी तो रख सकते हैं। लोग भी क्या सोचेंगे कि ओबराय खानदान कितने कंजूस है कि पोते की शादी की पार्टी भी नहीं दी, और मुझे सबको अपनी बहू से भी तो मिलवाना है। शिवांश बोला, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। शारदा जी बोली, तो बस तय रहा, कल हम एक शानदार पार्टी करेंगे, शहर के बड़े बड़े लोगों को पार्टी में बुलाएंगे। पार्टी इतनी शानदार होगी कि सारा शहर देखता रह जाएगा। शिवांश अपनी दादी की खुशी से बहुत खुश था, पर आलोक जी थोड़ा परेशान थे। शारदा जी का अचानक इतना बदला हुआ व्यवहार उन्हें सोच में डाल रहा था।
शारदा जी बोली, जाओ बच्चों जाकर आराम करो, पार्टी कल रखेंगे, आज इतनी सारी तैयारी नहीं हो पाएगी। आरुष भी उनके साथ जाने लगता है। आलोक जी आरुष को रोकते हुए, 1 मिनट पुत्र जी, आपको मैं लेकर चलता हूँ, मैंने आपके लिए स्पेशल कमरा तैयार करवाया हुआ है। आरुष खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ता है। वैसे आरुष का रूम मुग्धा और शिवांश के रूम के पास ही था। सभी के ऊपर जाने के बाद शारदा जी तिरछा मुस्कुराते हुए, जितना चाहे उतना खुश हो लो, मैं खुशी ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। तुझे तो मैं तेरे बेटे के साथ बहुत जल्दी इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी, फिर मैं अपने शिवू की शादी रिया से करवाऊंगी। नलिनी का घर। नलिनी के पिता उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए, यह दिन देखने के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया और बाहर नौकरी करने के लिए भेजा था कि एक दिन तू हमारा नाम मिट्टी में मिला दे। सारे रिश्तेदारों की बात सुनकर भी मैंने तुम्हें हमेशा आज़ादी दी और तू बाहर अपना मुंह काला कर आई। नलिनी रोते हुए, नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं, दक्ष बहुत अच्छे हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो खुद आपसे हमारी शादी की बात करना चाहते थे, हम आपकी मर्जी के बिना खुद से कुछ नहीं करना चाहते हैं। नलिनी के पिता, मेरी मर्जी का करना चाहती है तो सुन, मैंने तेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दी है। तुझे अगर मेरी इज्जत की थोड़ी सी भी परवाह है तो चुपचाप बिना नाटक करे उससे शादी कर लेना। अगर तूने शादी से मना किया या भागने की कोशिश की तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखेगी। अपने पिता की बात सुनकर नलिनी शॉक्ड रह जाती है। अब बोलने के लिए उसके पास कुछ बचा नहीं था। वो भारी कदम लिए अपने रूम में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। नलिनी की माँ रोते हुए, एक बार उसकी बात तो सुन लेते, आपने हमेशा उसे फैसले लेने की आज़ादी दी है, अब इतना बड़ा फैसला। नलिनी के पिता, हमेशा उसे फैसले लेने दिए, तभी यह दिन देखने को मिला। बहुत कर ली उसने अपने मन की, अब वही होगा जो मैं बोलूँगा, और तुम भी ध्यान रखना, उसको भड़काने की कोशिश मत करना। फिर वहाँ से जाने लगते हैं पर रुकते हुए, जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी करो, इतना बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। नलिनी अपने रूम में जार जार रो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो दक्ष को सब कुछ बता दे, पर वो ये भी जानती है अगर दक्ष को सब पता चलेगा तो वो उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसके पापा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर ऐसा कुछ करा तो वो अपनी जान दे देंगे। नलिनी बहुत डर रही थी, ना वो दक्ष को छोड़ सकती थी और ना ही अपने पापा को कुछ होने दे सकती थी। ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सामने देखती है तो उसकी माँ खड़ी थी। नलिनी की माँ उसके पास बैठकर प्यार से उसका सिर सहलाती है। नलिनी अपनी माँ की गोद में सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगती है। नलिनी की माँ उसे चुप कराते हुए, मत रो बेटा मत रो, तेरे पापा ने जो किया है वो ठीक ही है। लड़का सरपंच का बेटा है, अगले साल वो खुद सरपंच बनेगा और सबसे ज़्यादा इज्जत सरपंच की पत्नी को ही मिलती है। लोग आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते हैं। तेरे पापा ने जो ढूंढा है वो एक सरपंच है। सरपंच एक राजा होता है और तू उसकी रानी बनेगी, और तूने जो ढूंढा है वो एक गुलाम है, तुझे भी उसी की तरह गुलामी की ज़िंदगी नसीब होगी। नलिनी हैरानी से अपनी माँ को देखती है। नलिनी की माँ, ऐसे क्या देख रही है, तूने जो कुछ भी बताया है उससे तो यही लगता है वो उसके दोस्त की गुलामी करेगा और तुझसे उसकी बीबी की करवाएगा। अब तू ही सोच कि तुझे गुलाम की पत्नी बनकर गुलामी करना है या राजा की पत्नी बनकर राज करना है। नलिनी की माँ वहाँ से चली जाती है। नलिनी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। ओबराय मेंशन, रात का समय, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। कई सारे सर्वेंट खाना परोस रहे थे। शारदा जी भी वहीं मौजूद थी। सुबह की तरह अभी भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम थी, जो आलोक जी को हजम नहीं हो रही थी। कई सारे सर्वेंट खाना परोसने के लिए खड़े थे। डाइनिंग टेबल कई सारी डिशेस से भरा पड़ा था। मुग्धा चुपचाप सर झुकाए खाना खा रही थी। आरुष आलोक जी के साथ बातें कर रहा था। शारदा जी बोली, मुग्धा बेटा, कल थोड़ा जल्दी उठ जाना, कल तुम्हारी पहली रसोई है। मुग्धा धीरे से जी बोलती है। आलोक जी बोले, इसकी ज़रूरत नहीं है। शारदा जी बोली, अरे कैसे ज़रूरत नहीं है, शादी की कोई रस्म तो हुई नहीं, अब शादी के बाद की जो रस्में हैं वो तो कर लेने दीजिए। हाँ, अगर मुग्धा बेटी को कोई परेशानी हो तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे। मुग्धा बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए कुछ करने में। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सभी खाना खाते हैं। आलोक जी आरुष से, चल पुत्र, मैं तुझे आज अच्छी कहानी सुनाता हूँ। आरुष खुश होते हुए, अरे वाह, कहानी मुझे बहुत पसंद है। मम्मा को टाइम नहीं मिलता है तो वो बहुत कम ही सुना पाती हैं, और सुनाती भी हैं तो बच्चों जैसी, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे भूतों वाली कहानी सुनाना। आलोक जी उसकी बात सुनकर हंस देते हैं और उसे रूम में लेकर चले जाते हैं। आलोक जी जानबूझकर आरुष को बिजी रखते हैं ताकि मुग्धा और शिवांश को अकेले में समय मिल सके
और बच्चे को अकेलापन भी महसूस ना हो। शिवांश मुग्धा से कहता है चलें, तो मुग्धा भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। सभी के जाने के बाद चाहे जितना खुश होना हो लेना, अब ज़्यादा दिन नहीं तेरे इस घर में और मेरे शिवू की ज़िंदगी में। एक बार उसकी आंखों से यह प्यार की पट्टी हट जाए, उसके बाद देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मुग्धा के जाने के बाद शारदा जीव से घूरते हुए बोलती हैं। शिवांश फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। मुग्धा शिवांश के पूरे रूम को देखती है। कितना बड़ा रूम था शिवांश का और उतना ही सुंदर। हर एक चीज़ कितने सलीके से रखी हुई थी। रूम के बीचों बीच बड़ा सा किंग साइज का बेड, जिस पर वेलवेट की बेड शीट बिछी हुई थी। बेड के पीछे दीवार पर शिवांश की सिंगल फोटो थी, जिसमें वो घोड़े पर सवार था। उसके सिल्की बाल हवा में लहराते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। पीछे हजारों की भीड़ थी, पर उसमें शिवांश की पर्सनालिटी का कोई तोड़ नहीं था। रूम में साइड में एक काउच रखा हुआ था। सामने की तरफ एक बड़ा सा शीशा था। उसके नीचे टेबल पर सारा सामान रखा हुआ था। रूम काफ़ी सिंपल था, पर उतना ही स्टाइलिश था। पूरा रूम टूर करने के बाद मुग्धा के कदम बालकनी की तरफ चले जाते हैं। मुग्धा आंखें बंद किए ताज़ी हवा को महसूस कर रही थी। कितना सुकून था इन हवाओं में। दुनिया भर का सुकून जैसे इन्हीं में सिमट गया हो। तभी शिवांश आकर पीछे से उसे हक कर लेता है। शिवांश की इस हरकत से मुग्धा एकदम से सिहर उठती है। रेलिंग पर अपनी पकड़ कस देती है। शिवांश मुग्धा की कमर अपने हाथ में लपेटकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। मुग्धा खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती है, पर शिवांश की करीबी उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। शिवांश अपने हाथों की उंगलियों को उसके गर्दन पर चलाने लगता है, पर मुग्धा जस की तस खड़ी थी, जैसे अपने ही सब्र की परीक्षा ले रही हो। मुग्धा को कोई रिएक्ट ना करते देख शिवांश उसे छोड़कर रूम में जाने लगता है। शिवांश को ऐसे जाते देख मुग्धा हैरान रह जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या बात है, इतनी जल्दी हार मान लेते हो? फिर तो नाराज़ होने से पहले सोचना पड़ेगा, वरना आप तो मनाओगे भी नहीं। शिवांश एकदम से पलटता है और मुग्धा को खींचकर अपने गले से लगा लेता है और मुग्धा के कान के पास जाकर, पहले नाराज़ तो होइए मेम साहिबा, फिर देखिए आपका यह गुलाम कैसे आपको मनाता है, बोलकर मुग्धा के गालों को चूम लेता है। मुग्धा शर्मा कर शिवांश के सीने से लग जाती है। मुग्धा शिवांश से दूर हटने की कोशिश करती है, पर शिवांश की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पाती है। शिवांश की छुअन से मुग्धा सिमटी जा रही थी। चाँद की हल्की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी, जिसमें दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। काफ़ी देर तक शिवांश मुग्धा को गले लगाए यूं ही पकड़े खड़ा रहा। तभी मुग्धा को शरारत सूझती है। दादी जी, एकदम से मुग्धा बोल उठती है, तो शिवांश हड़बड़ा कर मुग्धा से दूर होता है और ऊपर से नीचे झांकने लगता है, तो मुग्धा खुलखिला कर रूम में भाग जाती है। मुग्धा की इस हरकत पर शिवांश मुस्कुरा कर अपने बालों में हाथ फेरते हुए, तुम्हें तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। मुग्धा आगे आगे भागती है और शिवांश उसके पीछे पीछे। दोनों पूरे रूम में दौड़ लगा रहे थे। फिर आखिरकार मुग्धा शिवांश की कैद में आ ही जाती है। शिवांश उसे गोद में उठा लेता है और बिस्तर पर ले जाकर लेटाकर उसके सामने अपने गर्दन के नीचे हाथ टिकाकर खुद भी लेट जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। मुग्धा इशारे से पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? शिवांश बोला, देख रहा हूँ, यह सब कहीं ख्वाब तो नहीं है। हर बार तुम्हारे साथ बिताया हुआ पल मुझे ख्वाब ही लगता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसे पल की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुग्धा जल्दी से आकर उसके सीने से लग जाती है और कहती है, कुछ मत बोलिए, पीछे की सारी कड़वाहट को भूल जाइए। अब हमें एक साथ सुकून के पल बिताना है। अब तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो रहा है। शिवांश मुग्धा के सिर को हौले से चूमता है और उसे अपनी बाहों में कस लेता है। मुग्धा के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी, वो सुकून जो सिर्फ शिवांश के पास होने से मिलता था। एक बार फिर दुनिया से बेखबर वो एक दूसरे में खो जाते हैं। घर में घंटियों की आवाज़ गूंजती है, जिसका शिवांश पर तो कोई असर नहीं होता है, पर मुग्धा झट से उठकर बैठ जाती है। मुग्धा घड़ी में देखती है तो 8 बज रहे थे। मुग्धा जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है और जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आती है। मुग्धा अभी तक शिवांश के फार्म हाउस पर थी, तो कभी जीन्स, कभी कुर्ता, तो कभी सूट पहन लेती थी, पर अब वो उसके दादा दादी के साथ थी, तो अब ऐसे कपड़े पहनना सही नहीं लगता, इसलिए वो अपने लिए एक साड़ी निकाल लेती है। वैसे साड़ी के नाम पर उसके पास ज़्यादा थी नहीं, पर उसने कल पहन ली थी, आज के लिए एक निकाल ली और एक रखी हुई थी। मुग्धा जल्दी जल्दी साड़ी पहनती है। उसे पहनने की आदत नहीं थी, तो थोड़ा टाइम लग रहा था, पर आखिरकार उसने साड़ी पहन ली। पीले रंग की साड़ी उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। फिर आईने के सामने बैठकर वो तैयार होने लगी।
चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया, पिंक लिपस्टिक लगाकर माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए मुग्धा बहुत सुंदर लग रही थी। फिर उसकी नज़र सिंदूर की डिब्बी पर गई। उसने उठाकर सिंदूर से अपनी मांग भर ली। आज पहली बार मुग्धा ने इतनी गहरी मांग भरी थी। फिर सामने रखी लाल चूड़ियाँ हाथों में डाल ली। आईने में खुद को देख मुग्धा खुद से ही शर्माने लगी थी। वैसे उसका शर्माना लाजमी था, वो लग ही इतनी सुंदर रही थी। एक तो मुग्धा की खूबसूरती, दूसरा शिवांश के प्यार ने उसका रूप निखार दिया था। क्लोजेट में हो रही खटर पटर से शिवांश की नींद टूटती है तो वो मुग्धा को देखता है जो उसके पास नहीं थी। इतने में ही क्लोजेट का गेट ओपन होता है जिसमें से मुग्धा बाहर आती है। शिवांश मुग्धा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। पीले रंग की साड़ी, हाथों में लाल चूड़ियाँ, मांग में गहरा सिंदूर, हल्के गीले खुले बाल मुग्धा की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मुग्धा को देख शिवांश की सांसों मानो थम सी जाती है। शिवांश को अपनी तरफ इस तरह देखता पाकर मुग्धा एक बार फिर शर्म से लाल लाल हो जाती है। शिवांश अपने सीने पर हाथ रखते हुए बेड पर वापस से गिरता है जैसे बेहोश हो गया हो। मुग्धा झट से शिवांश के पास आती है। शिवांश, शिवांश क्या हुआ? शिवांश को गिरता देख एकदम डर जाती है। उसे लगा शिवांश को कुछ हो गया। मुग्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुग्धा रोते हुए, प्लीज़ उठो ना शिवांश, क्या हुआ है? मुग्धा के रूधी हुई आवाज़ सुनकर शिवांश आंखें खोल देता है। शिवांश बोला, अब इतनी कयामत लगोगी तो मैं तो घायल हो ही जाऊंगा ना। शिवांश को ठीक देखकर मुग्धा की सांस में सांस आती है। अब उसे समझ में आता है कि शिवांश नाटक कर रहा था। मुग्धा शिवांश के सीने पर मुक्कों से मारते हुए, यह सब ड्रामा था, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। शिवांश मुग्धा को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और हंसते हुए, इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं होगा और इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अभी तो हमें साथ में पूरी ज़िंदगी बितानी है। तुम टेंशन मत लो, इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे आज़ादी नहीं मिलेगी। मुग्धा शिवांश की पीठ पर हाथ कसते हुए, अगर यह कैद है आपकी तो मुझे सारी ज़िंदगी इसी कैद में रहना है, कहीं नहीं जाना है और ऐसे आज़ादी नहीं चाहिए जहाँ पर आप ना हो। मुग्धा की बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा देता है। एक बार फिर घंटियों की आवाज़ आती है। मुग्धा वापस होश में आती है और शिवांश को धक्का देते हुए, मुझे आपकी वजह से लेट हो गया, मैं पहले ही कितना लेट हो गई हूँ। नीचे शायद दादी जी उठ गई होंगी और पूजा कर रही हैं। शिवांश बोला, कोई बात नहीं है, तुम इधर मेरे पास आओ। वो मुग्धा को पकड़ने जाता है पर मुग्धा हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। जल्दी से उठकर तैयार होकर नीचे आइए, मैं नीचे जा रही हूँ। शिवांश कुछ बोलता उससे पहले मुग्धा वहाँ से भाग जाती है। शिवांश जाती हुई मुग्धा को देखकर मुस्कुराता है, फिर खुद ही उठकर बाथरूम में घुस जाता है। मुग्धा जल्दी से नीचे आती है तो शारदा जी पूजा घर में पूजा कर रही थी। मुग्धा उनके पैर छूती है। शारदा जी बोली, अरे उठ गई बेटा। मुग्धा बोली, सॉरी, वो मैं थोड़ा लेट हो गई। शारदा जी ताना कसते हुए, कोई बात नहीं, आजकल की लड़कियां वैसे भी कहाँ उठती हैं, हमारे टाइम में हमें सबसे पहले उठना पड़ता था और सबके उठने से पहले सारा काम करके रखना पड़ता था। अब तो वो सारे ज़माने गए हैं। आजकल की लड़कियों में कहाँ वो पहले वाली बात है। बड़ों का आदर, उनका सम्मान करना, उनकी बातें मानना, जो वो कहें चुपचाप मान लेना। मुग्धा सिर झुकाए चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। बुरा उसे बहुत लग रहा था पर वो शारदा जी के साथ सुधरते रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। शारदा जी बोली, कुछ बनाना आता है या नहीं? मुग्धा, जी आता है। शारदा जी बोली, तो एक काम करो, खीर बना लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना लो। हाँ, ध्यान से, ना ज़्यादा मीठी ना ज़्यादा फीकी होनी चाहिए। मुग्धा बोली, जी। मुग्धा किचन में जाती है जहाँ पर पहले से ही खाना बनाने के लिए मेड थी। मुग्धा सबसे मुस्कुरा कर मिलती है तो बदले में वो सब भी मुस्कुरा देती हैं। मुग्धा उनसे खीर बनाने का सामान पूछती है तो वो सारा सामान प्लेटफॉर्म पर लाकर रख देती हैं। मुग्धा बोली, यहाँ पर नाश्ते में सब क्या खाते हैं? एक मेड बोली, बड़ी मैम साहब को उपमा बहुत पसंद है पर बड़े साहब को आलू के पराठे पसंद है, पर उनकी तबीयत खराब रहती है तो उन्हें वो दिए नहीं जाते हैं, वो मुंह बिगाड़ते हुए उपमा ही खाते हैं। छोटे साहब को तो यह सब कुछ भी पसंद नहीं है, वो तो हेल्दी ओट्स और प्रोटीन शेक पीते हैं। मुग्धा बोली, ठीक है, तो आज का सारा नाश्ता मैं बनाऊंगी। पर मैम आप क्यों बनाएंगी, हम बना लेंगे, आप तो बस आपकी खीर बना दीजिए। मुग्धा बोली, नहीं, मैं आज पहली बार बना रही हूँ तो सबके लिए खीर के साथ नाश्ता भी बना दूंगी, बस आप मुझे सारा सामान बता दीजिए कहाँ रखा है, मेरी इतनी मदद कर दीजिए। दोनों मेड सारा सामान निकालने लगती हैं। थोड़ी ही देर में सारा नाश्ता बन जाता है तो वो टेबल पर लाकर रख देती है। इतनी देर में बाकी सभी भी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। आलोक जी बोले, वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना है? शारदा जी बोली, आपके लिए तो उपमा ही बना है। हाँ, मुग्धा ने खीर बनाई है, उसकी पहली रसोई थी तो वो आपको थोड़ी मिलेगी, पर हाँ थोड़ी ही।
आलोक जी मुँह बना लेते हैं। शिवांश भी नीचे आता है। उसकी नज़रें फिर मुग्धा पर जम जाती है जो सबके लिए प्लेट लगा रही थी। आलोक जी बोले, अरे बेटा तुम भी बैठ जाओ ना। मुग्धा बोली, नहीं पहले मैं आप सबको सर्व करना चाहती हूँ। आलोक जी बोले, पर स्टाफ है ना बेटा, वो कर देंगे। मुग्धा बोली, पर मैं आपकी बहू हूँ ना, और आज आपकी बहू परोसेगी। आलोक जी मुग्धा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। मुग्धा आलोक जी को उपमा रखने लगती है तो आलोक जी बोलते हैं, इसे बात के लिए रहने दे बेटा, सुबह सुबह मैं इसे खाकर मुंह नहीं बिगाड़ना चाहता, तू तो पहले मुझे खीर दे दे। मुग्धा बोली, वो भी दूंगी, आप इसे पहले एक बार ट्राई तो करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आलोक जी मुग्धा की बात सुनकर कुछ बोलते नहीं हैं, पर फिर उनकी नज़र उपमा पर जाती है जो रोज़ से कुछ अलग लग रहा था। मुग्धा बाकी सबको परोस रही थी, वो शिवांश को नहीं देती है क्योंकि शिवांश यह सब नहीं खाता था। शिवांश बोला, क्या हुआ, मुझे नहीं दोगी? मुग्धा बोली, वो आप ये सब नहीं खाते ना? शिवांश बोला, पर आज खाऊंगा। शिवांश की बात सुनकर जहाँ मुग्धा और आलोक जी खुश हो जाते हैं वहीं शारदा जी चिढ़ जाते हैं। मुग्धा ने शिवांश को उपमा और खीर दोनों रखी और बाकी सबको भी दिया। आलोक जी ने तो फिर भी सबसे पहले खीर ही खाई। अरे वाह मुग्धा बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। शिवांश को भी खीर बहुत अच्छी लगती है। आरुष बोला, हाँ मम्मा, आपने बहुत टेस्टी खीर बनाई है। फिर आलोक जी उपमा टेस्ट करते हैं। अरे वाह, यह भी कितना अच्छा बनाया है, लग ही नहीं रहा है यह उपमा है। शारदा जी का मन तो नहीं था, पर फिर भी उन्हें मुग्धा की तारीफ करनी पड़ती है। सबसे तारीफ सुनकर मुग्धा बहुत खुश हो जाती है। शारदा जी सोचती हैं, जितना खुश होना है हो ले लड़की, आज शाम को पार्टी में तेरी ऐसी हालत करूँगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। फिर यह घर तो क्या, यह शहर भी छोड़ देगी। पार्टी में शारदा जी और रिया मुग्धा और शिवांश को दूर करने के लिए क्या साजिश करने वाले हैं? क्या शारदा जी और रिया मुग्धा और शिवांश को दूर करने में कामयाब हो जाएंगी, या फिर शिवांश मुग्धा की ढाल बनकर खड़ा होगा? जब शारदा जी को पता चलेगा कि मुग्धा सिंघानिया खानदान की बेटी है तो उनका रिएक्शन क्या होगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।